हेलो एवरीवन, वेलकम टू तालीम एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद आमिर सोहेल और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वो हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डायपोल और गॉस लॉ। हम कोशिश करेंगे कि हम तीनों टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? पहले मैं समझना चाहिए कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स होता है एनी इफेक्ट पासिंग थ्रू अ सरफेस और सब्सटेंस। कोई भी इफेक्ट जो है वो जो किसी सरफेस से या किसी सब्सटेंस से पास होता है उसको हम पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। सरफेस और सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक इफेक्ट पासिंग थ्रू अ सरफेस। एक सरफेस से जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पास होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है हम वो भी देखेंगे। फ्लक्स अगर हम किसी फ्लोइंग वाटर के लिए देखें, फ्लोइंग वाटर के लिए भी फ्लक्स निकाला जाता है क्योंकि वहाँ पर किसी पर्टिकुलर सरफेस से वाटर फ्लो हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि कोई रिवर है या फिर कोई कैनाल है, उस कैनाल से वाटर फ्लो हो रहा है और हम यहाँ पर एक सरफेस परपेंडिकुलरली इसके सामने रख देते हैं। आप देखेंगे बहुत सारा वाटर जो है वो इसके थ्रू पास होके निकलेगा। तो उस के लिए जो हम फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू दैट सरफेस। इस सरफेस से जो वाटर का वॉल्यूम फ्लो हो रहा है पर सेकंड, उसी को हम क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग? उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इससे जो पर एक सेकंड में वॉल्यूम पास हो रहा है उसको निकालेंगे। तो वॉल्यूम पास होने का हम कैसे निकालेंगे एक सेकंड का? हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी को इसके सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो सरफेस हमने यहाँ रखा हुआ है परपेंडिकुलरली, उस सरफेस को हम इस वाटर की वेलोसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका फ्लक्स मिल जाएगा। ये होगा फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। इसी तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे निकालने की इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रखते हैं तो उस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं और नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस बताती हैं कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है। अगर हम यूनिट एरिया से नंबर ऑफ लाइंस पास होने वाली देखें तो वो बताएगा कि कहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पर इंटेंसिटी कम है। ठीक है, अगर यूनिट एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी जाएँ तो जहाँ पर ये ज़्यादा होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और जहाँ पर ये कम होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ठीक, तो अगर हम किसी सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखने वाले हैं तो हम कैसे देखेंगे? अगर हमें किसी सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखना है तो हम कैसे देखेंगे? यहाँ पर देखिए, आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ इसके परपेंडिकुलर, ये मैंने एक सरफेस यहाँ पर इसके परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर दिया है, तो इससे पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस, इस सरफेस से पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस किस चीज़ पर डिपेंड करेंगी? वो डिपेंड करेंगी दो चीज़ों पे फ़िलहाल के लिए। जब परपेंडिकुलर रखा हुआ है तब वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेंगी। वो दो चीज़ें क्या क्या हैं? वे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका सरफेस एरिया जो हमने सरफेस यहाँ पर रखा हुआ है। तो जो नंबर ऑफ लाइन्स हैं या फिर हम कहें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस सरफेस के थ्रू, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो हम कहेंगे कि E और इंटू डेल्टा S इसके प्रोपोर्शनल होगा। जितना E ज़्यादा होगा उतना ही एक यूनिट सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास होंगी और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास होंगी। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू डेल्टा S के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम किसी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना चाहें तो हम E डेल्टा S से उसको निकाल सकते हैं या समझ सकते हैं।
इसके अलावा एक चीज़ और भी है, आप अगर इस सरफेस की ओरिएंटेशन को चेंज कर दें, ओरिएंटेशन का मतलब है कि जिस तरीके से ये रखा हुआ है उसको चेंज कर दें। अगर आप इसको ऐसे परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने ना रख के आप इसको अगर इंक्लाइन कर दें, सेम सरफेस एरिया को अगर आप इंक्लाइन कर दें, तो इंक्लाइन करने से आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस सरफेस एरिया है वो कम हो जाएंगी। इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे हमने अभी रिवर का एग्जांपल लिया था, तो रिवर में ये जो वाटर था ये इस तरीके से फ्लो हो रहा था, ठीक। अगर मैं इसके सामने एक रिंग लगा दूं या फिर कोई भी सरफेस एरिया लगा दूं परपेंडिकुलरली, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये यहाँ पर एक छोटी सी रिंग लगा दी है, तो इससे कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो होगा। लेकिन अगर हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज करके इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दें, तो आप देखेंगे कि इससे जो पास होने वाला वॉल्यूम है वो कुछ कम हो जाएगा, वो वॉल्यूम कुछ कम हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस इंक्लाइंड सरफेस से पास होंगी वो पहले के कंपैरिजन में जब ये परपेंडिकुलर रखा हुआ था उससे कम हो जाएंगी। यानी कि इसके इंक्लिनेशन पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है। किस तरीके से डिपेंड करती है? ये जो सरफेस एरिया है ये जब इसके नॉर्मल रहता है तो इससे मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास होंगी, और अगर मैं इसको इस तरीके से ओरिएंट कर दूं कि इसका जो इंक्लिनेशन है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाए, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये भी उस डायरेक्शन में ही इंक्लाइन कर दिया जाए इसकी लेंथ के से, तो क्या होगा, इससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी। ये रखा हुआ है, मैंने सरफेस को इस तरीके से जैसे मेरा हाथ रखा हुआ है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि इससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी। यानी कि इस ओरिएंटेशन में इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो हो जाएगा ज़ीरो। यानी कि ये चीज़ एंगल पे भी डिपेंड कर रही है। तो इस एंगल के कॉन्सेप्ट को हमें इसमें ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखेंगे कि जब हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए जो एरिया है ये सरफेस एरिया, इसको वेक्टर फॉर्म में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया का जो ओरिएंटेशन है उनमें चेंज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, वो होगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर ऐसा वेक्टर होगा जिसकी लेंथ एरिया के इक्वल होगी। मान लीजिए अगर 5 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया है तो हम 5 यूनिट लेंथ का यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो उसकी हम डायरेक्शन लेंगे, डायरेक्शन कैसे लेंगे? इसकी डायरेक्शन लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो सरफेस होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ही इस वेक्टर की डायरेक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, जैसे मेरा हैंड है, और मैं इस के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है, ये जिस डायरेक्शन में मेरा मार्कर है, मैं इस डायरेक्शन को क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बोल रहा हूँ। ठीक है, हम चाहें तो इसको अंदर की तरफ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है और इससे हमारा बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाएंगी। तो अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? अगर हमें देखना है, हम देखें कि किस तरीके से ये जो है, अगर मान लीजिए ये सरफेस जो है यहाँ से थीटा एंगल पे झुका हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से थीटा एंगल पे झुका हुआ है। इन दैट केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके इस प्रोजेक्टेड एरिया से, जो इस लाइन पे प्रोजेक्टेड एरिया होगा उस पर डिपेंड करता है। तो अगर ये एरिया एस है तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा एस कॉस थीटा, या अगर ये डेल्टा एस है तो ये एरिया हो जाएगा डेल्टा एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो हम दिखाएंगे किससे? ई डेल्टा एस कॉस थीटा से, जो इस सरफेस से पास हो रहा है। ठीक है, इसको हम वेक्टर के फॉर्म में भी देख सकते हैं। वेक्टर के फॉर्म में अगर हम देखेंगे डेल्टा एस वेक्टर के फॉर्म में, तो ये है हमारा एरिया वेक्टर जो इससे कुछ एंगल बना रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। जब आप इसको देखोगे, अगर ये थीटा एंगल पे झुका हुआ है इससे, तो यहाँ एंगल भी थीटा होगा,
और आप इस वेक्टर का जब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर, ये हो जाएगा एस डेल्टा एस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमने देख लिया है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी सरफेस से वो ई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, और इसको हम जब इसके प्रोपोर्शनल होता है तो हम इसी वैल्यू को इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लेते हैं। किसी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होता है। जिस सरफेस से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा, और हम किसी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने जो कैलकुलेट किया है वो कैसे कैलकुलेट किया है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने लिखा हुआ है, इससे पहले क्या लिखा था हमने, E इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा, या फिर इसको हम चाहें तो E और डेल्टा एस का डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E वैक्टर डॉट डेल्टा एस वैक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है E वैक्टर और डेल्टा एस वैक्टर के बीच में क्या होता है, थीटा एंगल होता है, और इनका जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट तब भी यही जो वैल्यू है वही निकल के आएगी। तो इसको हम चाहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को E डॉट डेल्टा एस डॉट प्रोडक्ट से भी दिखा सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आप लोग जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स A वेक्टर और B वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो वैल्यू क्या आ जाती है, वो आ जाती है AB कॉस थीटा, और ये जो वैल्यू हमारी आती है ये क्या आती है, ये स्केलर क्वांटिटी आती है। ये जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, स्केलर आती है। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसको हम डेल्टा फाई से दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटे से एरिया डेल्टा एस से ये पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसीलिए हम इसको डेल्टा फाई से दिखाते हैं। तो इसका जो क्वांटिटी ये किस टाइप की हो जाएगी, ये क्वांटिटी हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से निकल के आ रही है। ठीक है, इसको हम फाई से दिखाते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट आप यहाँ चाहें तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। यूनिट जो होगी वो क्या होगी, यूनिट निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला में सारे टर्म्स की यूनिट रख सकते हैं। आप जानते हैं ई की यूनिट क्या होती है, वो होती है न्यूटन पर कूलम, और डेल्टा एस यानी कि एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब सी को हम ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई है। ये हो गया है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट, और ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला किसी सरफेस डेल्टा एस से पास होने वाला। ठीक है, ये सरफेस क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, तभी हम इसके थ्रू इस फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। आप देखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ लाइंस बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, और यहाँ जाके ये लाइंस बहुत दूर दूर हो गई हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बहुत वीक है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आप कोई बड़ा सरफेस एरिया अज्यूम कर लें और उससे इस फार्मूला से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे सरफेस ए के लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है। तो इसीलिए जब किसी बड़े सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाता है तो उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस सरफेस को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और उन छोटे छोटे पार्ट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के और सारे फ्लक्सेस को ऐड कर देते हैं, सारे फ्लक्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हमें किसी सरफेस एस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स देखना हो तो हम क्या करेंगे, हम ई डॉट डेल्टा एस से जितने भी वहाँ पर सरफेसेस हैं उनका फ्लक्स निकालेंगे और सारे फ्लक्सेस को ऐड कर देंगे। ये है ऑल डेल्टा एस। तो हमने ई डॉट डेल्टा एस निकाला और सारे के सारे सरफेसेस के लिए निकाल के हमने इनको ऐड कर दिया या फिर इनका समेशन कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल।
तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को एक छोटी सी डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं। मान लीजिए ये चार्ज है -q, तो ये चार्ज हो जाएगा हमारा +q, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं, इस डिस्टेंस को हम नॉर्मली 2a लेकर चलते हैं। 2a क्यों लेकर चलते हैं मैं इसका रीज़न बताऊंगा, ठीक है। तो जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को एक छोटी सी डिस्टेंस से सेपरेट करके रखा जाता है, तो इस अरेंजमेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी एटम में या मॉलिक्यूल में हम लोग जब देखते हैं तो मोस्टली जो उनका पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का उसमें सेंटर होता है वो एक ही जगह पर होता है, और एक ही जगह पर होने की वजह से उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कोई खास इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर में बीच में डिस्टेंस होने की वजह से इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता है, उसी को हमें यहाँ पर स्टडी करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक जो डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ ली जाती है। यह है डायरेक्शन ऑफ डायपोल, और इस डायपोल के मिड पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ द डायपोल। इसको इसका सेंटर बोला जाता है, ठीक है। इस डायरेक्शन, इस जो डिस्टेंस को हमने 2a लिया है वो सिर्फ इसलिए लिया है ताकि हम इस पॉइंट को इसका पॉइंट ऑफ सिमेट्री मान लें, क्योंकि इसके दोनों तरफ ये सिमेट्रिक है, और इसी तरह इसके एक तरफ की डिस्टेंस को हम a बोलेंगे, ठीक है। इसीलिए इसके दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2a हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम इसको 2a लेते हैं। अभी हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को समझ लिया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है जिसको हम पहले समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। जो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो क्या होता है, या वो किस तरीके का होता है, किस तरीके से वैरी करता है, क्योंकि यहाँ से इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, और ये इसकी जो डायरेक्शन होती है डायपोल की वो -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ होती है, तो इसीलिए मैंने इस डायरेक्शन में ये p वेक्टर दिखाया हुआ है। p वेक्टर ये क्या है, हम इसको आगे डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2a, और हम जो करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो दो जनरल पॉइंट्स पे कैलकुलेट करेंगे। एक पॉइंट तो होगा इस इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस पे, आप जानते हैं ये इसकी एक्सिस है, और इस एक्सिस पे मैंने एक जनरल पॉइंट ये P ले लिया है। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाला हूँ। दूसरा जो हम पॉइंट लेंगे जनरल पॉइंट, वो पॉइंट कहाँ पे होगा? वो पॉइंट होगा इसके सेंटर से पास होने वाला प्लेन, वो प्लेन जो इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलरली हो। जैसे ये प्लेन है, मेरा हाथ का जो प्लेन है वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इस प्लेन पे कोई जनरल पॉइंट हम लेंगे, उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है। ये पॉइंट जो है वो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे है। हम जितने भी डिस्टेंसेस नापेंगे वो इसके सेंटर से नाप के चलते हैं। ये r जो है वो इस P से या फिर इस सेंटर ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल से r डिस्टेंस पे है ये वाला P पॉइंट, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आपको अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इन दो पॉइंट चार्जेस की वजह से होगा। दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और उसका रिजल्टेंट फाइंड कर लीजिए। आपको यहाँ पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चार्ज Q की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ये, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलेंगे E+Q, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q चार्ज। और इस -Q चार्ज की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E-Q, यानी कि -Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो वेक्टर ये हमने E-Q ड्रॉ किया है, और ये जो वेक्टर मैंने E+Q ड्रॉ किया है उसमें E+Q की लेंथ मैंने ज़्यादा ली है और E-Q की लेंथ मैंने कम ली है। इसको लेने का रीज़न है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस पॉइंट पे होगा इस Q चार्ज की वजह से वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट Q के ज़्यादा क्लोज है, और आप लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस जितनी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है, ठीक है। तो अगर हम E+Q देखें, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज, वो कितना हो जाएगा? हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज। जो डिस्टेंस होती है वो चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। यहाँ पे वो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। आप जानते हैं ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है और ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है? ए। तो अगर हम चाहें तो इस आर में से इस ए को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? आर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि ये वेक्टर है और ये जो हमने लिखा है ये सब पूरी क्वांटिटी स्केलर आई है, ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड आया है। डायरेक्शन अगर आपको इसमें इंक्लूड करनी है तो आपको इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यानी कि पी एक वेक्टर है, उसका जो यूनिट वेक्टर होगा पी कैप, उससे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। पी कैप क्या है? इस पी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पे वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी माइनस क्यू चार्ज से? ठीक है, डिस्टेंस होगी ये आर यहाँ से लेकर यहाँ तक और प्लस ये ए, तो डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और यहाँ जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन पी के अलोंग नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर इस तरफ होगा। क्यों होगा इस तरफ? आप लोग जानते हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की तरफ होता है और नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये चार्ज जो होगा ये इसकी तरफ होगा, यानी कि पी वेक्टर के अपोजिट होगा। यानी कि यहाँ हम पी वेक्टर से मल्टीप्लाई ना करके माइनस पी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने माइनस यहाँ लिख लिया है और पी वेक्टर मैंने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, अगर हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है तो हम अब क्या करेंगे? अब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। हम क्या करेंगे? हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को यहाँ पर ऐड कर देंगे और उनका रिजल्टेंट निकल जाएगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पे एट पॉइंट पी, ई एट पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ई प्लस क्यू और प्लस ई माइनस क्यू। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को यहाँ पर ऐड कर दीजिए। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर नीचे लिखी हुई थी मैंने वो अब साइड में लिख ली क्योंकि बोर्ड में स्पेस कम बच रहा था। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं अब। तो जो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों के सुपरपोजिशन से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो मैं इनको दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो ऐड मैंने करने के लिए लिख लिया है। यहाँ से कॉमन आ रहा है क्यू अपॉन 4πε0, मैंने कॉमन ले लिया और अंदर बचेगा 1 अपॉन यहाँ पर आर माइनस ए का स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा -1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, और पी कैप जो है कॉमन मैंने ले लिया है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ये हो गया क्यू अपॉन 4πε0। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे आर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर प्लस ए स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हैं आप। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? ये वैल्यू आएगी। आप इस आर माइनस ए के होल स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो आर प्लस ए का स्क्वायर बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये बन जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आप इससे डिवाइड करेंगे इस पूरी क्वांटिटी को, ये क्वांटिटी कट जाएगी, ये बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप ऊपर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0, यहाँ हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2AR आता, लेकिन ये प्लस का 2AR हो जाएगा अपॉन, ये देखिए आप दोनों जगह पे स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो ऐसे में क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर सेम, यानी कि ए स्क्वायर पावर 2 आ जाएगी यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा पी कैप। यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2AR 4AR हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू 4AR बाहर Q भी है, Q इंटू 4AR अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का
होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू पी कैप, ये इसकी डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला निकल के आ गया है। अब हमें एक जनरल कंडीशन देखनी है। उस कंडीशन में क्या, अब अगर ए की वैल्यू इस तरीके से लें कि ए की वैल्यू जो है वो इस आर के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो, या मैं ये कहूँ कि हम ऐसी डिस्टेंस पे देखने जा रहे हैं जो डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में, टू ए के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, यानी कि आर जो है वो बहुत बहुत बड़ा है ए से। तो जब हम किसी ऐसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जा रहे हैं जो इस 2a के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, उस केस में क्या होगा, r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a। और जब ऐसा होगा तो हम इस वैल्यू को अगर देखें, ठीक है, तो आर स्क्वायर बड़ी वैल्यू हो जाएगी काफ़ी, क्योंकि आर बड़ा है, और a स्क्वायर जो है बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो बहुत बड़ी वैल्यू में से बहुत छोटी सी वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सब्ट्रैक्ट करो या मत करो। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपये में से आप 4-5 रुपये कम कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो अप्रॉक्सीमेशन हम यहाँ पे करेंगे, हम क्या करेंगे, जब r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, देन हम इस a स्क्वायर को यहाँ पर छोड़ देंगे, और ये e कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा q अपॉन 4πε0 इंटू 4ar अपॉन r स्क्वायर बच गया यहाँ पर, और r स्क्वायर की पावर जो 2 होगी वो क्या हो जाएगा, r की पावर 4 हो जाएगा। इस r से इसकी पावर कट जाएगी और ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू q अपॉन 4πε0, या फिर ये कहें कि 4aq अपॉन 4πε0 r क्यूब इंटू पी कैप। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, ये इतना होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी पॉइंट चार्ज के लिए आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पर जो हमारा डायपोल है उसके लिए आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इससे दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, ऐसे पॉइंट पे जो कि इक्वेटोरियल प्लेन पे है। इक्वेटोरियल प्लेन कौन सा प्लेन है, ऐसा प्लेन जो प्लेन इस सेंटर से पास होता हो, इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से पास होता हो, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन जो इस तरीके का होगा अगर हम 3D में देखें, ठीक है, तो इस प्लेन पे किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, ठीक है। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है पॉइंट P, ये पॉइंट इस सेंटर से O, इस सेंटर O से R डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर होगा वो दो चार्जेस की वजह से होगा, एक होगा इस प्लस Q चार्ज की वजह से और एक होगा इस माइनस Q चार्ज की वजह से। देखिए इस प्लस Q चार्ज की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो होगा ये, इसको हम इस लाइन से बाहर की तरफ दिखाएंगे क्योंकि ये प्लस Q चार्ज की वजह से है, तो प्लस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है। माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इस लाइन की तरफ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का सम होगा। हमें क्या करना है, हमें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालते हैं और उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा E प्लस Q, मैं यहाँ लिख देता हूँ E प्लस Q, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारी कैसे निकलेगी, ये डिस्टेंस जो है वो हम देख सकते हैं, ये ट्राइंगल एक बन रहा है, राइट ट्राइंगल, ठीक, क्योंकि ये प्लेन हमारा परपेंडिकुलर है इसके, तो ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। राइट ट्राइंगल बन रहा है तो आप इसमें ये डिस्टेंस निकाल सकते हो इस डिस्टेंस की और इस डिस्टेंस की मदद से। ये हमारा R है, ये हमारा A है। तो जो हाइपोटेनस होगा H, वो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। कहाँ से आता है, ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है, ठीक है। तो हमारा जो H स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा B स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर। आप चाहें तो इसको B को R ले सकते हैं और P को A ले सकते हैं, और चाहें तो B को A ले सकते हैं, P को R ले सकते हैं, ठीक। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, स्क्वायर रूट यहाँ पे इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इस डिस्टेंस का स्क्वायर ही चाहिए,
तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर ही में मिल गया है क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो वही आप यहाँ पे लिख दीजिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, मैं इसमें डायरेक्शन को मेंशन नहीं कर रहा हूँ अभी, सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है। ठीक, अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्राइंगल ये वाला है और ये डिस्टेंस भी इस ट्राइंगल में पीजीटी लगाने पर यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर इतनी ही आएगी। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही हो जाएगा, बस डायरेक्शन जो है इसकी इसके अलॉन्ग होगी और इसकी डायरेक्शन इधर होगी। समझ में आ गई बात। तो अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हमें अब यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का सुपरपोजिशन करना पड़ेगा, हमें इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करना पड़ेगा। तो हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वेक्टोरिकली हमें ऐड करना पड़ेगा, या तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से इनको ऐड करें, या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम इनको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करें और फिर तब इनको ऐड कर लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट्स कर लेंगे। हम इसके दो कंपोनेंट्स करेंगे, एक कंपोनेंट होगा इस एक्सिस के अलोंग यानी कि इस डायरेक्शन में, इन दोनों का ही, और एक होगा इस एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी कि इस प्लेन के अलोंग। ठीक है, तो पहले मैं परपेंडिकुलर वाले जो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, उनको देख लेता हूँ। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड along the line perpendicular to डायपोल एक्सिस। जो डायपोल एक्सिस है हमारी उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके अलोंग हम लोग इसका कंपोनेंट निकाल रहे हैं, उसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। रिजल्टेंट बेटा कितना हो जाएगा, इसको हम ई एन लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये इन दोनों का, देखो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा। अगर हम इस एंगल को थीटा ले लेते हैं तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन जो है ये डायपोल एक्सिस है और ये लाइन जो है डायपोल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई हैं। और ये जो है ये एक ही लाइन है, तो ये हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस थीटा की वजह से इस वेक्टर का इस साइड में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा, जो हम कंपोनेंट्स के बारे में 11th में कई बार पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है, और इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा। इसीलिए मैं इस साइन को अगर प्लस ले रहा हूं तो मैं इस वाले साइन को माइनस लूंगा इन दोनों को प्लस करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ई माइनस क्यू साइन थीटा। समझ में आ गई बात। अब दोनों में से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। आप लोग देख सकते हैं कि ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू की वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब ये जो है एक कंपोनेंट इसका ऊपर है एक नीचे है, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट होकर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इंटू 0 यानी कि 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा हमारा 0। तो रहा अब हमारा एक और कंपोनेंट जो है इस डायरेक्शन में, हम उस कंपोनेंट को देख लेते हैं। ठीक, अब हम लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायपोल एक्सिस, अलोंग द डायपोल एक्सिस। वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू, इसका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा। और क्योंकि ये पी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये क्या है हमारा पी वेक्टर तो होता है इस डायरेक्शन में माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो ये क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हम इसको माइनस इसमें पी कैप से मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं और माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, माइनस क्या दिखा रहा है कि इसकी डायरेक्शन पी कैप के अपोजिट है। ठीक है, और फिर प्लस करेंगे ये वाला वेक्टर, इसकी वजह से इसका कंपोनेंट ये ई माइनस क्यू वेक्टर है, इसका कंपोनेंट इस तरफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा और पी कैप, और ये भी क्योंकि पी कैप के पी वेक्टर के अपोजिट है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा भी कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा पी कैप, अंदर बच जाएगा ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है बाहर, और कॉस थीटा, और ये आ गया आपका पी कैप। ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू, दोनों की वैल्यू जब सेम है
तो ये क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों को ऐड करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस इंटू, मैं इस वैल्यू को लिख देता हूँ एक 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। रही बात इस कॉस थीटा की, कॉस थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल से। तो कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना हो गया इसका, ये हो जाएगा, अगर थीटा ये है तो ये बेस हो जाएगा हमारा ए, और हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा, हमने निकाला ही था कितना, √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, हमने एच स्क्वायर निकाला था, उसका एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारा जो यहाँ कॉस थीटा आ गया है वो कितना आ गया है, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि आप पावर इसको लिख सकते हैं 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है पावर 1/2 इंटू हो गया हमारा ये पी कैप। आपको सामने दिख रहा है, हाँ यहाँ तक सब दिख रहा है, इसके आगे नहीं दिखेगा, तो इसके आगे की चीज़ हम इस तरफ कर लेंगे। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लीजिए। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हो गया ऊपर -2aq, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया है माइनस का 2aq, और अपॉन में हो जाएगा 4πε0, 4πε0 हमारा आ गया है, और ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर यहाँ 1 है और यहाँ इसकी पावर 1/2 है। तो क्योंकि बेस सेम है, पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, यहाँ 1 और यहाँ 1/2, 1 + 1/2 हो जाएगा 1.5, यानी कि हम कह सकते हैं 3/2 पावर कितनी हो जाएगी, ये r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। कैसे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, पावर एक 1 है एक 1/2 है, दोनों ऐड करेंगे 2 LCM आया तो 2 + 1 यानी कि 3/2 पावर आ जाएगी। मैंने 3/2 पावर यहाँ पर लिख दी है, समझ में आ गई बात। तो ये आ गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरली कंसीडर करते हैं वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे करते हैं, इतने डिस्टेंस पे कि वो ए के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ी हो। तो अगर हम उस केस के लिए ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कितना हो जाएगा, अगर r a से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम a स्क्वायर को r स्क्वायर के कंपैरिजन में इग्नोर कर सकते हैं। तो इग्नोर जब कर देंगे a स्क्वायर को, तो a स्क्वायर यहाँ से गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2aq अपॉन 4πε0, r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r की पावर हो जाएगी 3। तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर p कैप साथ में लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। ये आ गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि पॉइंट चार्ज के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल से दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज़ी से घटता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के पॉइंट चार्ज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरता है, या बहुत ज़्यादा तेज़ी से फॉल ऑफ होता है, या फिर कम होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। एक खास चीज़ आप यहाँ पर और देखेंगे, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो ये आया है, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखें एट अ पॉइंट ऑन दी एक्सिस, एक्सिस पे जो हमने निकाला था अभी पिछले पार्ट में, वो कितना आया था, वो आया था 4aq अपॉन 4πε0 इंटू r³ और p कैप आया था वहाँ पे, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो अगर आप दोनों में ही देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे, वो Q और A पर अलग अलग डिपेंड नहीं करता है। ये Q और A पर अलग अलग डिपेंड नहीं करता है। अगर आप देखें तो ये जो है वो दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ये दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, Q और A पर अलग अलग डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक क्वांटिटी नई डिफाइन कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। इसको हम बोल देते हैं क्या, डायपोल मोमेंट। यहाँ कहीं स्पेस नहीं है, तो मैं कह रहा था हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है जो चार्ज है, इक्वल चार्ज, वो चार्ज और इनटू इनके बीच की डिस्टेंस 2a। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो -q से +q की तरफ होती है, यानी कि p कैप। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, p वेक्टर कहते हैं। ये जो p वेक्टर हमने लिखा हुआ है वो यही डायपोल मोमेंट है। ठीक है, तो ये है हमारा डायपोल मोमेंट p वेक्टर q इंटू 2a। इसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ। मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम -q टू +q, ये इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इन जगहों पर क्या करेंगे, इनकी जगह पे ये P रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि Q और A पे ये अलग अलग डिपेंडेंट नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब हमने डायपोल मोमेंट को डिफाइन कर लिया है।
ठीक है, तो अब हम डायपोल मोमेंट को इस जो इक्वेशंस हैं, जो हमारे एक्सप्रेशन आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उसमें रख देते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन डायपोल एक्सिस। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला आया था। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा डायपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल टू वो होता है 2AQ और इसमें आता है P कैप। तो 2AQ P कैप हम यहाँ कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। इस 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2AQ P कैप, तो यानी कि ये आ जाएगा 2 इंटू P वैक्टर। ठीक है, 4AQ को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2AQ, तो 2 हमारा अलग आ गया और 2AQ P कैप को हमने लिख दिया P वैक्टर। ठीक है, और नीचे आ गया हमारा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर क्यू। सिमिलरली 2AQ P कैप यहाँ पे भी है, ये हो जाएगा हमारा माइनस का P वैक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 1 के अभी तक के सारे नोट्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दे रहा हूँ। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।